नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स है ये, बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है ये। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, इसका अर्थ क्या है एक बार जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से आखिरकार जो संबंधित नियम हैं उसके अनुसार कौन क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आखिरकार इस चैप्टर में है पढ़ने के लिए हमारे पास, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है आखिरकार? राष्ट्रीय आय क्या है? घरेलू तथा राष्ट्रीय आय अवधारणा किस प्रकार से होती है? घरेलू उत्पादन के सकल तथा शुद्ध उत्पादक कौन कौन से होते हैं? नए बाजार कीमत पर कारक साधन लागत कौन कौन से होते हैं, कौन किस प्रकार से आखिरकार हैं? घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय कौन कौन से हैं? तथा छठा हमारा लास्ट टॉपिक है मौद्रिकता तथा वास्तविक कल्याण में किस प्रकार से आखिरकार जो डिफिनेशन है किस प्रकार से डिफरेंट एक दूसरे से अलग है। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। आखिरकार जो राष्ट्रीय आय है इसकी अवधारणा क्या है एक बार जान लेते हैं। एक देश के सामान्य निवासी द्वारा एक ही लेखा वर्ष में देश के घरेलू सीमा व शेष विश्व में अर्जित साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि जो एक ही देश के लोग होते हैं उसमें उसमें उसी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो लोग होते हैं उसमें शेष विश्व के द्वारा जो आखिरकार जो साधन होता है ना, जो आय का योग कहलाता है, जो योग होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कारक आय किसे कहते हैं? जो कारक आय है एक बार इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है आखिरकार जो कारक आय है। कार्य के व्यापक जो कार्य होता है ना उसको व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो कार्य होता है उसको दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आखिरकार होते हैं। पहला है हमारा आय कारक आय। पहले हम ये जान लेते हैं जो कारक आय है ना कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये है क्या, इसकी डिफिनेशन तथा इसके नोट डाउन वाले टॉपिक क्या है वो भी एक बार जान लेते हैं। कारक आय अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में आप जो आय अर्जित करते हैं उसे कारक आय कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति है जैसे बोनस के तौर पर पुरस्कार के रूप में आप जो आय अर्जित करते हैं उसे ही कारक आय कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी है या गोलकीपर, कुछ भी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उससे उसके अलावा उस गेम में अच्छा खासा वो प्रदर्शन अपना करता है तो उससे जो भी बेनिफिट मिलता है उसका तो उसे कारक आय कहा जाता है। एक हिसाब से जो आय आय मतलब जो अलग से अर्जित मिलती है उसे आय मिलती है उसे ही कारक आय कहा जाता है। कारक आय अर्जित की गई आय होती है। इसका अर्थ यह है जो आय मतलब दूसरों के द्वारा दी गई राशि होती है उसे ही कारक आय कहा जाता है। हस्तांतरण आय किसे कहते हैं एक बार इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। दान या चंदों के रूप में आप जो आय प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ यह है कि जो दान या चंदों के रूप में जो आय प्राप्त होता है जैसे मंदिरों में हो गया या फिर किसी मस्जिद में हो गया या किसी भी गुरुद्वारे में हो गया, जैसे कि अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं एनजीओस के रूप में होती है, एनजीओस के रूप में होते हैं जो मदद करने के लिए होते हैं, ढेर सारे मतलब जो लोग होते हैं वो फंड इकट्ठा करके होते हैं, इसे ही हस्तांतरण आय कहा जाता है। जो कि मतलब दान या चंदों के रूप में इकट्ठा किया जाता है उसे ही हस्तांतरण आय कहा जाता है। हस्तांतरण आय जो होती है अनार्जित की गई आय होती है, यानी कि जो इसे ना वो संस्था खुद अर्जित नहीं करती है, मतलब दूसरों के द्वारा वो पैसे लाए जाते हैं, इसलिए इसे अनार्जित कहा जाता है। आगे देखते हैं आर्थिक सीमा क्षेत्र क्या है एक बार जान लेते हैं। जो आर्थिक सीमा क्षेत्र क्या है, हमने सेकंड चैप्टर में बताया कि आप लोगों के आर्थिक सीमा क्षेत्र क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक की जो एक देश की सीमा क्षेत्र होती है किस तरीके से होती है उसके बारे में बता रखा है हमने पहले ही आप लोग को। एक बार जान लेते हैं क्या है ये आर्थिक सीमा क्षेत्र यहाँ सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा क्षेत्र होती हैं जिसमें व्यक्ति वस्तु पूंजी स्वतंत्र रूप से अपना प्रवाह कर सकते हैं, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है जितना भी है उसके अंतर्गत ही कार्य कर सकते हैं। भारत के जो लोग हैं उसके बाहर जो है वो कार्य नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे देश का फिर अपना सीमा क्षेत्र लागू हो जाता है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं आर्थिक सीमा क्षेत्र समुद्री हवाई जहाज जैसे वायुयान जो दो देशों के बीच में आपसी सहमति के रूप में चलाए जाते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाली नौकाएं, रेलवे, गैस निकलने वाले जो यान होते हैं आदि इसमें शामिल होते हैं, जो कि इसके अंदर जो अन्य प्रकार के और एक्सेट्रा के रूप में आप कह सकते हैं कि और भी जो है देश के आर्थिक सीमा क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, कहते हैं उसको भी। आगे देखते हैं देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं, यानी कि जो एक आम आदमी है वो देश का क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। इसकी डिफिनेशन पहले जान लेते हैं क्या है। एक देश के सामान्य निवासियों से अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो सामान्य उस देश में ही रहता है
जिसमें उसके आर्थिक हितों के रूप में जो रुचि होती है ना कहीं एक हिसाब से केंद्रित होती है, कहीं ना कहीं सरकार के रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ भाग अंश जरूर होता है। इसे ही एक व्यक्ति मतलब एक सामान्य निवासी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से सामान्य निवासी जो होते हैं ना दो शर्तों के रूप में होते हैं। जो दो शर्तें हैं एक बार कौन कौन से एक बार जान लेते हैं हम कि आखिरकार जो दो शर्तें होती हैं कौन कौन सी होती हैं। पहला हमारा है वर्ष के लिए निवास करना, यानी कि एक वर्ष के लिए निवास करना तथा आर्थिक हितों के रूप में उसकी कुछ ना कुछ रुचि होना, ये कह रहा था। मतलब एक हिसाब से एक वर्ष से ज़्यादा जो व्यक्ति रह जाता है किसी भी देश में उसको उस देश की जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है, नागरिकता मिल जाती है। दूसरा है सामान्य निवासियों में भिन्न भिन्न को शामिल किया जाता है, यानी कि सामान्य निवासी है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को जो होता है इसमें शामिल किया जाता है। पहला हम जान लेते हैं कि सामान्य निवासियों में को जो भिन्न भिन्न है ना कौन कौन को किन किन को आखिरकार जो शामिल किया था उनके बारे में बताया गया है। एक बार जान लेते हैं क्या है ये। पहला पॉइंट हमारा है सामान्य निवासियों में व्यक्तियों व संस्थाओं दोनों को ही मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, जिसमें आर्थिक हित रुचि उसी देश के निहित के रूप में होती है तथा भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में काम करने वाले भारतीय कुछ रूप से ये भी शामिल किया जाता है कि जो लोग भारत मतलब WHO में काम करते हैं बाहर देश में, तो वो भारत के लोग हैं जो उनको नागरिकता प्राप्त है वहाँ की। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है सीमा पर रहने वाले निवासियों को जो प्राय सीमा क्षेत्र के पार करके दूर देशों में काम करने के लिए जाते हैं, जो शाम के समय अपने देश ही वापस भी लौट आते हैं। ठीक है। और चौथा हमारा पॉइंट है स्थानीय कर्मचारी जो अपने देश में स्थित होते हैं तथा दूतावास के रूप में काम करते हैं, अपने देश के सामान्य निवासी के रूप में होते हैं, उलझे हुए होते हैं, उसे एक तरह से सामान्य निवासी क्षेत्र के रूप में कहा जाता है, जो कि उसके अपने ही देश में शामिल होते हैं वे लोग। अगला टॉपिक हमारा है भारत के गैर निवासी किसे कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भारत के गैर निवासी, सिंपल से शब्दों में भारत के गैर निवासी का अर्थ यह है कि जो भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से जो लोग आकर के बस गए हैं उन्हें ही भारत का गैर निवासी लोग कहा जाता है। एक बार डिफिनेशन जान लेते हैं इसकी क्या है। पहला पॉइंट हमारा है कनाडा और जापान में स्थित दूतावास में काम करने वाले विदेशी जैसे हैं उसे ही प्रत्यक्ष तरीके से जो लोग होते हैं उन्हें ही कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट हमारा है भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले जो विदेशी भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले तथा जर्मन में निर्देशक तथा एक वर्ष में कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ होते हैं वो लोग जो होते हैं भारत में भी काम करने आते हैं। जो तथा भारत के जो लोग होते हैं विशेषज्ञ होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि WHO में काम कर रहे हैं किसी भी तथा WTO में काम कर रहे हैं, व्यापार संगठन में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से कनेक्टिविटी जो है पूरे देश की पूरे विश्व की कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं घरेलू आय किसे कहते हैं। एक बार ये जान लेते हैं जो घरेलू आय है ये किसे कहते हैं। घरेलू आय यहाँ एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कार्य करने वाला कुल जोड़ होता है, भले ही यहाँ आय निवासियों द्वारा सृजित की गई होती है। जो गैर निवासियों द्वारा ऐसे ही घरेलू आय के रूप में उपयोग किया जाता है उसे ही घरेलू आय कहा जाता है। और हमारा अगला टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। पहले हमने ये जान लिया कि जो घरेलू आय है इसे कैसे कहते हैं, आखिरकार क्या है। अब आगे जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है। पहला हमारा है एक वर्ष के दौरान एक ही देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं ना, इनका बाजार मूल्य इसमें मूल्य में शामिल होता है तथा इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मुख्य रूप से यही इसका अर्थ है। आगे देखते हैं मौद्रिका क्या है, यानी कि जो मौद्रिका GDP है ना क्या है, आखिरकार किस प्रकार से है, एक बार ये जान लेते हैं। पहला हमारा मौद्रिका GDP इनसे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक ही देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से होता है। इसके अंदर ये भी शामिल किया जाता है, जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। यहाँ उत्पादन की मात्रा तथा कीमत स्तर दोनों में कुछ ना कुछ एक हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसे आर्थिक सीमा का सूचक नहीं माना जाता है तथा इसे ही मौद्रिका GDP कहा जाता है। आगे देखते हैं वास्तविक GDP किसे कहते हैं, यानी कि जो वास्तविक GDP है ना एक हिसाब से किसे कहते हैं, एक बार ये जान लेते हैं हम। पहला हमारा है
हाँ, वास्तविक जीडीपी से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, जैसे कि मान लीजिए मौद्रिक जीडीपी का डिफिनेशन है, वैसे ही वास्तविक जीडीपी का भी डिफिनेशन है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक ही देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से होता है। उसमें भी मौद्रिका में भी सेम टू सेम है कि जो अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, अंतिम वस्तुएं उत्पादित की जो की जाती हैं, सेवाएं बाजार मूल्य से ही होता है कहीं ना कहीं, जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। यहाँ केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, इसमें बदलती रहती है, तथा इसे ये आर्थिक सीमा क्षेत्र का सूचक नहीं माना जाता है इसे भी, तथा इसे ही वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। आगे देखते हैं वास्तविक जीडीपी का महत्व किस प्रकार से है। जो वास्तविक जीडीपी है ना, इसका महत्व किस प्रकार से, एक बार ये जान लेते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा है जो वस्तुएं होती है ना, वस्तुओं का एक सेवाओं एक सेवाओं की उपलब्धता में परिवर्तन एक ही देश के लोगों को, जो एक ही देश के लोग होते हैं इसमें शामिल होते हैं कुछ ना कुछ, और उपलब्ध होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की परिवर्तन का ज्ञान केवल वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन के अनुमान से ही हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक गतिविधि के स्तर में परिवर्तन वास्तविक जीडीपी जो होती है इसमें शामिल होती है, तथा देश की आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थान में परिवर्तन होने वाले को भी दर्शाता है, तथा वास्तविक जीडीपी में वृद्धि से अभिप्राय आर्थिक गतिविधि स्तर में होने वाले वृद्धि अथवा उत्पादन के स्तर में होने वाले वृद्धि से होता है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, एक बार इसके डेफिनेशन जान लेते हैं। जो प्रत्यक्ष कर होता है ना, इसे किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कीमतों को बढ़ाता है तथा आर्थिक सहायता बाजार कीमतों को कम करता है, इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। बाजार कीमतें किसे कहते हैं, एक बार ये इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। जो बाजार कीमतें होती है किस तरीके से होती हैं, कौन सी होती है, उसके बारे में क्या है आखिरकार। ये बाजार कीमत में आर्थिक सहायता और अप्रत्यक्ष कर वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर का प्रभाव शामिल होता है कहीं ना कहीं इसमें, तथा इसे ये बाजार कीमतें कहा जाता है। कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो कर होता है, मूल्य होता है, वो भी शामिल होता है बाजार कीमतों में, इसे ये बाजार कीमत कहा जाता है। एक बार ये जान लेते हैं जो ऋण होता है ये किसे कहते हैं आखिरकार। ऋण किसे कहते हैं, आय के चक्र प्रवाह से निकली गई राशि को मुद्रा के रूप में, जो आय के द्वारा चक्र प्रवाह से निकली गई राशि जो होती है उसे मुद्रा के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही ऋण कहा जाता है। तथा उदाहरण के फॉर एग्जाम्पल के लिए कर बचत तथा आयात को भरण कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि किस प्रकार से, यानी कि जो पैसे होते हैं उसकी किस तरीके से आखिरकार बचत की जाती है, किस तरीके से उस पैसों को नष्ट किया जाता है, यानी कि जो खर्च किया जाता है या फिर बचत किया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में समझाया गया है। आगे देखते हैं भरण किसे कहते हैं। जो भरण होता है एक बार इसके डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। आय के चक्री प्रवाह को डाली गई, यानी कि जो आय के चक्र प्रवाह है ना, उसमें डाली गई राशि को मुद्रा के मात्रा को भरण कहते हैं। यानी कि जो मुद्रा होती है कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा काम होती है, उपयोगी होती है, इसे ही भरण कहते हैं, कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो निवेश है ना, निवेशी सरकारी व निर्यात आदि शामिल होते हैं। यानी कि जो सरकार के द्वारा बाहर देशों में निवेश किया जा रहा है, पैसे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तथा उसमें कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो कुछ भरण के लिए, मतलब कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए आखिरकार जो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उसके लिए बताया गया यहाँ पर, तथा इसे ही भरण कहा जाता है। तो हमारा यहाँ 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है फर्स्ट बुक का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी आखिरकार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हमने 1st और 2nd चैप्टर्स के वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो बाकी हमारे रस्तोगी सर उन्होंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जो है 12th क्लास की अभी स्टार्ट की है, तो उनकी वीडियोस आप देख लीजिए, उसका भी लिंक जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।